रिटेंशन इनहेंस कैसे कर सकते हैं, उनकी धारण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस अप्रोच पे काम करती है कि एनवायरनमेंट से आप जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कैसे ले रहे हैं। आप अटेंशन दे रहे हैं, अटेंशन देने के बाद आप उसको आप एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं उसको, और उसके बाद आप उसमें से जो सेलेक्टिव अटेंशन करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं, आप उसको स्टोर कर रहे हैं, आप उसको एनकोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और आप उसको रिट्राइव कर रहे हैं, यानी कि जब आपको जरूरत होती है तब आप उसको रिकॉल कर सकते हो, उसकी पुनः प्राप्ति कर सकते हो। यही हमारा इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है और इसी बेस पे इन्होंने इस लर्निंग को, इंस्ट्रक्शन को, टीचिंग को यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश की है और आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि किस तरीके से हम रिलेट करते हैं। आगे का टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हमें दे रखा है टीचिंग स्टाइल से दे रखा है। टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मॉडल और टीचिंग मेथड एंड टीचिंग अप्रोच। टीचिंग स्टाइल जैसे मैंने कहा कि सबकी लर्निंग स्टाइल होती है सीखने की, ऐसे ही हमारी सबकी भी क्या है, टीचिंग स्टाइल है। कोई आपको यहाँ पे जो इसमें आपके बुकलेट में इन डिटेल में लेंगे, उसमें दे रखा है कि टीचिंग स्टाइल के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि जो आपकी शैली है पढ़ाने की वो कैसी होगी। तो वो जो शैली है वो कैसे कैसे हो सकती है, डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होते हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी हो सकता है हमारे पास बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज हों लेकिन हम फिर वहां पे उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो एवरी 2 सेकेंड रिसर्चेस हुई हैं जो कहती हैं कि हर आपको 2 मिनट में आपको क्लास में अपनी विजडम का यूज करना होता है, इस टीचर को अपनी वाइसनेस का यूज करना होता है, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना होता है। क्योंकि हम प्लानिंग तो बहुत करके आते हैं, हो सकता है उस दिन क्लास में आपकी उस जो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग है आप नहीं पढ़ पा रहे, हो सकता है बच्चों के क्वेश्चंस इतने हो कि आप उनका रिप्लाई देने में लगे, हो सकता है बच्चे कहें कि आज पढ़ने का मूड नहीं है। तो ये सारा हमारा इसी में ही इंक्लूड होता है कि एक टीचर की वाइजनेस है कि हर रिसोर्सेज आप यूज किस तरीके से कर रहे हैं और एवरी 2 मिनट आपको अपनी बुद्धि का यूज करते हुए उनको पढ़ाना होता है, उनके अटेंशन को आपको लेना होता है, उनके अटेंशन के साथ आप जो पढ़ा रहे हैं उसको वो रिटेन करके रख रहे हैं, यानी उस पर करना होता है, उनको रीडायरेक्ट करना होता है। तो ये सारी टीचिंग स्टाइल आपकी उस एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करती है, फिर आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। हो सकता है कि टीचर में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हो तो बहुत कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छा वो आउटपुट ले लेते हैं। कई बार होता है कि हमारा एटीट्यूड कुछ अलग होता है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है हमारा इतना अच्छा ना हो या किसी और का बहुत अच्छा हो सकता है। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं कि पर्सनल भी होता है, प्रोफेशनल भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है और प्लस इसमें सबसे ऊपर होता है आपकी नॉलेज। कंटेंट पे आपकी डिमांड, आपकी मास्टरी कितनी है उस कंटेंट पे, उस नॉलेज पे आपका डिमांड कितना है, आपका मास्टरी कितनी है, उस पे आपका लेक्चर डिलीवर करने की कैपेसिटी डिपेंड करती है। इसी डायरेक्शन में इन्होंने हमें 3 टीचिंग स्टाइल बताई हैं, डायरेक्टिंग, डिस्कसिंग और डेलीगेटिंग। डायरेक्टिंग जिसमें कि हम कह रहे हैं निर्देश, अगर हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें हमें डायरेक्टिंग में बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आप एज ए टीचर स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं और इस गाइडिंग में आप उनको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से उनको लेक्चर के थ्रू, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, कि मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं आपको क्या करना है, इसी तरीके से पढ़ना है, आप इस तरीके से लीजिए। बच्चा उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर। डायरेक्टिंग स्टाइल है कि हम लेक्चर का डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम बच्चों को निर्देश देते हैं। इसके बाद है आपकी डिस्कसिंग कि हम आपस में विचार विमर्श करके उसको अपनी कंटेंट को डिलीवर करें। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मोर फ्रीडम है आपके पास, बच्चे के पास कि वो डिस्कस कर सकता है, अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकता है। लेकिन ये कैसा, क्योंकि ये भी दिशा निर्देश किसी की टीचर की, तो इसका मतलब हमारा जो डिस्कशन होगा वो कैसा जाएगा, लॉजिकली जाएगा, रिलेवेंट होगा वो उससे। ठीक है, ये है आपका डिस्कसिंग जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी और उनकी थॉट प्रोसेस को हम इंक्रीज करते हैं।
हालाँकि डायरेक्टली में हम लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर में हम इतना क्योंकि टीचर सेंट्रिक हो गया, लेकिन हम डिस्कसिंग में कोशिश करते हैं कि बच्चों से बीच-बीच में हम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, उनके विचार हम लेते हैं। किसी ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि करंट है और उसपे हमें चाहिए कि बच्चों का माइंड क्या हो, ऐसे मल्टीपल डायमेंशन में वो सोच सकें। अगर आपने प्रॉब्लम दी है तो सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम पे वो फोकस करें, प्रॉब्लम के साथ उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे भी हम करना चाहिए और ये प्रॉब्लम आई कैसे, इसके रीज़न क्या थे, हमें इस पे भी फ़ोकस करना है। तो हमें बच्चों के पर्सपेक्टिव को मल्टी डायमेंशनल बनाना होता है, वो कैसे होगा? डिस्कशन मेथड से होगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया आपका टीचिंग स्टाइल में कि आप जो है टीचिंग उसमें आप डेलीगेटिंग कर सकते हैं, यानी प्रत्यायोजन की भी एक शैली हो सकती है। ये प्रत्यायोजन की शैली है कि हम यानी कि हम अभी तक तो हम डायरेक्ट लेक्चर दे रहे हैं या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। कई बार हम बच्चों को क्या करते हैं, हम असाइनमेंट देते हैं, हम प्रोजेक्ट्स देते हैं। वो किसके लिए? कि हमने कुछ उनको अपनी अपना जो उनका तरीका था उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना हम चाह रहे हैं कि वो डिफरेंट हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें और हम इंडिविजुअल भी असाइनमेंट देते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे टीचिंग मॉडल को लेके कि आपके टीचिंग मॉडल क्या है, शिक्षण प्रतिमान क्या है। ये शिक्षण प्रतिमान हमें एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराते हैं कि उस शिक्षण प्रतिमान में आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आपकी प्लानिंग आपकी जो लेसन प्लान है वो क्या होगी और एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य की जो इंटरेक्शन है वो डिसाइड हम करते हैं, किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी उनको देंगे और जो आपकी सपोर्टिंग जो टीचिंग एड होते हैं उनमें हम क्लासिफाई करते हैं कि किस तरीके से हम उनको यूज करेंगे। अब आपका क्या टीचिंग मॉडल में क्या हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि आपकी सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज को हम एनहांस करें या सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष पे हम फोकस किया जाता है। तो कुछ फैमिलीज हैं हमारे लिए कि हम कुछ ग्रुप है हमारे टीचिंग मॉडल्स का। ये टीचिंग मॉडल आपको बताता है, एक मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आपको बताता है कि आप वातावरण से कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं और उस गेनिंग में उस इंफॉर्मेशन को गेन करने में आप उसको कैसे एनकोड करते हैं, कैसे उसको स्टोर करके रखते हैं और कैसे रिट्राइव करते हैं। तो इस ब्लॉक इसमें आपके मॉडल्स हैं, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। ये बताता है कि आप एनवायरनमेंट से कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और कैसे उसको स्टोर करेंगे। लेकिन हमारी टीचिंग का यही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस, उनको कॉग्निटिव एबिलिटी में ही हम उनका एनहांस करें। हमारा मेन मोटिव उनका पर्सनल ग्रोथ भी होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे वर्क करते हैं, हम स्टूडेंट सेंट्रिक पे हम वर्क करते हैं। अब इस स्टूडेंट सेंट्रिक पे अगर हम वर्क करते हैं और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे मान के चलते हैं, तो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हम उसकी ट्रेट पे फोकस करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट में वो टेंडेंसी है कि वो ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसके अंदर एक सेल्फ वर्थ है और हमारी टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है, एक फुली फंक्शनिंग पर्सन उसको हमें बनाना होता है। ये फुली फंक्शनिंग पर्सन कैसे बनेगा, हम उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, हम उसकी नीड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसको एक नए एक्सपीरियंस की तरफ हम कैसे लेके जाएंगे और हम ये मान के चलते हैं कि हर इंडिविजुअल में, हर स्टूडेंट में ये क्रिएटिविटी, ये पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकता है। तो इसी दिशा में हमारे पास कुछ मॉडल है जो कि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है, व्यक्तिगत वृद्धि से। उसमें हमारे पास है नॉन डायरेक्टिव है, जो हमने कल डिस्कस किया था, कार्ल रॉजर्स का मेन इसमें वर्क है। फिर है अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल है, क्लासरूम मीटिंग मॉडल है और कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल है। इसके बाद कुछ, क्योंकि हमें क्या, हमने साइंटिफिक भी लिया, हमने कॉग्निटिव भी ले लिया, हम कह रहे हैं कि बच्चों में ग्रोथ करने की टेंडेंसी भी है, तो कुछ ऐसे मॉडल भी हो टीचिंग में जो सोशल इंटरेक्शन को से एम्फोसिस हो, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप, हमारा एक वन टू वन के साथ हम एक ग्रुप में भी इंटरेक्ट करते हैं। तो उस तरीके के क्या हमारे पास कुछ मॉडल होने चाहिए, जैसे ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, रोल प्ले। अगर बच्चों को हमें कुछ, जैसे हमें पार्लियामेंट का टॉपिक हमें पढ़ाना होता है या हमें और कम्युनिटी बेस्ड कुछ टॉपिक है वो पढ़ाने हो, या हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन प्रोसेस बच्चों को बताएं, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट मेथड होता है कि हम सोशल इंटरेक्शन मॉडल में रोल प्ले मॉडल को हम यूज कर सकें, भूमिका निर्वाह, जिसमें हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हम बच्चों में अलग अलग भूमिकाओं को निर्वाह करने के लिए हम रेडी करें और उनको एक्सप्रेस कराएं। जैसे या पार्लियामेंट की किस पूरे प्रोसेस को हमें बताना हो,
कितने प्रश्नकाल होते हैं, कैसे क्या होता है, पूरे प्रोसेस हम बताएं तो वहाँ हम रोल मॉडल को यूज कर सकते हैं। ये सब सोशल इंटरेक्शन मॉडल में आता है, जिसमें हम सोशल इंक्वायरी मॉडल भी है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अगर हमें, क्योंकि हम अगर बिहेवियरिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि हमें बच्चों का बिहेवियर कैसा करना है, डिजायरेबल करना है, वांछित दिशा में करना है। अब ये डिजायरेबल बिहेवियर कैसे आएगा आपका, कि आपको बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना होगा एज ए टीचर, यानी कि आपको रीइंफोर्समेंट टेक्निक भी यूज करना होगा, कभी कभी हमें कुछ पनिशमेंट भी हमें यूज करना होता है, कभी हमें इवन मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज करनी होती है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि स्किनर ने रीइंफोर्समेंट का कहा कि पुनर्बलन दीजिए। तो आप बच्चों को नॉलेज ऑफ रिजल्ट के साथ आप उनको क्या करें, उनकी अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करें, उनको सही दिशा में डायरेक्ट कर सके। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमें टोकन इकोनॉमी है, बहुत सारी है कि आप जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को स्टार दे देते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं, कुछ वर्बल हम रिइंफोर्समेंट देते हैं, और कुछ हम नॉन वर्बल देते हैं कि बच्चों, टीचर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, टीचर का जो एप्रिसिएशन होता है, कई बार वो बिना शब्दों के भी डिलीवर हो जाता है। तो ये सारे मॉडल्स हमें क्या कर रहे हैं, हमें एक ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि हाउ टू टीच, कि आप कैसे अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे फाइनल करें, कैसे आप इंटरेक्टिव बनाएं, कैसे इफेक्टिव बनाएं, और जो जितने भी सपोर्टिव आपके पास एड्स होती है उनको आप किस तरीके से करें, जो मैंने अभी बताया, जैसे ये पर्सनल बेसिस मॉडल हमें दिख रहा है। हमें अब है हमारा कि हम क्या मेथड भी हम कैसे ले सकते हैं, कुछ स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड भी होते हैं और कुछ आपके टीचर सेंट्रिक मेथड भी होते हैं। अब इस मेथड में हमें पता है कि हम डाउट्स को क्लियर करने, कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हम टीचर का डिस्कशन मेथड यूज करते हैं, या हमें कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी समस्या का समाधान करना है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हम यूज कर लेते हैं। आप एनालिटिकल मेथड भी यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मेथड भी हम यूज करते हैं। तो सारा हमारा कुछ मेथड होंगे जो स्टूडेंट सेंट्रिक है, विद्यार्थी केंद्रित है, और कुछ है जो शिक्षक केंद्रित होते हैं। अब है आपका फेजेस ऑफ टीचिंग, कि एक आप जब शिक्षण कर रहे हैं तो कुछ उसके स्तर होंगे, कुछ उसके कार्यरूप होंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। इसमें फेजेस हैं कि अलग अलग फेज है, इसमें 3 फेज में हमने उसको डिवाइड किया है। प्री एक्टिव फेज है, पोस्ट एक्टिव फेज है आपका, और एक आपका बीच में इंटरएक्टिव फेज होता है। प्री एक्टिव फेज ये आपकी प्लानिंग से रिलेटेड होता है, आपकी योजना बनाने से रिलेटेड होता है, कि शिक्षण आपके इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में जाने से पूर्व आप कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ये अरेंजमेंट क्या होंगी, कि आपको एक तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका बेसिक गोल क्या है। आपको फॉर्मुलेशन ऑफ गोल, यानी कि टीचर फॉर्मुलेट करता है डिटेल कि एक व्यवहारात्मक परिवर्तन आप क्या लेके आ रहे हैं बच्चों में, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये हमें निर्धारित करना होता है। हमें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट डिसाइड करना होता है, डिमांड ऑफ सिलेबस, आपका सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या पढ़ाना है, आपको कितना लेवल रखना है, आपको आपके आइडियाज का किस तरीके से 1 to 1 आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, साधारण से आप विशेष तक जाएंगे, आपको वो आइडियाज को आपको अरेंज करना होता है। आपको आपकी मेथोडोलॉजी आपको डिसाइड करनी होती है, आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या टीचिंग एड आप यूज करेंगे, क्या करेंगे तो है और कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आपका आपका वो मटेरियल होगा, ये सब हम करते हैं। और हमारा इवैल्यूएशन का भी हम कब करेंगे, ये भी हम टूल्स, ये सब हमारी प्री प्लानिंग हो जाती है, ये प्री एक्टिव फेस होता है। अब आता है आपका मेन, जहाँ पे आपका इंटरेक्टिव क्रिया होती है, ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। इस क्लासरूम एक्टिविटी में जब आप गए हैं, अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, को बता रहे हैं, आप उनके स्टूडेंट टीचर का काफी इंटरेक्शन हो रहा है और हम उसको क्लियर कर रहे हैं कंटेंट को, और इसमें हम उनको मोटिवेट भी करते हैं, रीडायरेक्ट भी करते हैं, बच्चों के अटेंशन को हम अपनी क्लास में रखते चलते हैं, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हम उनको एनालाइज करते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछते हैं, और हम कुछ ना कुछ डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं उनकी एबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनकी एप्टीट्यूड के बारे में। ये हमारा एक्शन भी है, और हमारे इसमें एक्शन में हमारा वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। कई बार बच्चे गलत आंसर देते हैं तो हम ये नहीं कि हम उनको डिस्करेज कर दें, हम उनको हतोत्साहित कर दें, हम उनको
स्टिमुलेशन देते हैं, हम उनको मोटिवेशन देते हैं और उनको रीडायरेक्ट करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और टीचर के और स्टूडेंट के उनको सुनने और उनका इंटरेक्ट करने के लिए हम मोटिवेट करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार ही हर क्लास में इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव कुछ बच्चों पे नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम हर क्लास में बच्चे जो हैं वो कैसे हो, आपका इंटरेक्टिव हो, क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चन कब पूछेंगे? जब उनको उस कंटेंट को उसमें मास्टरी करने की वो कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समस्या वहीं आएगी जहाँ वो समझने की कोशिश करेंगे, तो नेचुरली वो आपसे बात करेंगे और आप उनको गाइडेंस देंगे। ये तो है आपका हमारा इंटरेक्टिव फेज। इसके बाद आता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। इस पोस्ट एक्टिव फेज में हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम नेसेसरी फीडबैक देते हैं। अब हमने पढ़ा, हमने प्लानिंग भी बहुत अच्छी करी थी, हमने हमारी क्लास में हमारे कंटेंट को डिलीवर भी बहुत अच्छा किया। क्या हमारा हम जो चाहते थे उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, क्या हमने उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया? क्या हम चाहते हैं कि बच्चा अप टू द मार्क इतना उनको रिटेन करके रख सकें और उनको अप्लाई कर सके, उनका यूज कर सके? क्या इस तरीके का हमारी स्ट्रेटेजी रही थी और उसको हम फुलफिल कर पाए थे? इस पोस्ट एक्टिव फेज में हम ये सारा हम इवेलुएट करते हैं और हम अगर नहीं कर पाए तो हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि आगे की टीचिंग स्टाइल या टीचिंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी कि जो बच्चों को क्लियर हो सके, बच्चों का अटेनमेंट हम और इनहेंस कर सकें और बढ़ा सकें। ये सारा आपका इसमें इंक्लूड रहता है आपकी केसेस में। और कुछ आपके शिक्षण सूत्रों से होता है कि शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं कि आप जब क्लास में जा रहे हैं तो वो आपकी डिसीजन पावर को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी टीचिंग को कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव भी बना रहे हैं या नहीं। तो कुछ हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। हम ज्यादातर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंटेंट को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो साधारण से आपको सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जटिलता की तरफ जाएं, जो आप जानते हैं और से आप नहीं जानने की तरफ जाएं, नोन टू अननोन जाएं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएं। यानी कि आप मूर्त चिंतन तो बच्चों से करवा रहे हैं, क्या वो अमूर्त चिंतन भी कर सकता है? यानी कि मूर्त जो आपको अभी दिख रहा है सामने, उसके बारे में तो वो सोच के बता सकता है। और क्या अगर हम ऐसी प्रॉब्लम दे दें, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें जो आपको सामने नहीं दिख रही, लेकिन क्या वो ऐसी हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है? इस तरीके की मेडिसिन हम यहाँ पे यूज करते हैं। वैसे वो उसमें सामान्य की तरफ जा सकता है, एनालिसिस कर सकता है, किसी चीज का विश्लेषण कर सकता है, या वो उसको सिंथेसाइज भी हम करवा सकते हैं, संश्लेषण भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे आपके आपके यहाँ पे मैक्सिम्स हैं, कुछ सूत्र हैं अच्छी टीचिंग करने के लिए। नेक्स्ट है कि हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, स्तर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट ने आपका इसमें एक्टिविटी को इसमें इन्वॉल्व किया है कि किस तरीके से कैसे कैसे लेवल पे हम आगे जाते हैं। वैसे हम मोस्टली तीन ही हम अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, अटेंशन इनकी बात करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल है रिसेप्शन का। इसका मतलब कि ग्रहण कर रहा है। इसमें लर्नर क्या कर रहा है? अधिगमकर्ता इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और रिसीव करने के साथ आप उसको रिसीव कर रहे हैं तो टीचर होंगे जो उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, बोथ फिजिकली मेंटली हम कम्युनिकेट करते हैं और अपने बातों को क्लियर करते हैं। उसके बाद आपका लेवल एप्लीकेशन बता रखा है कि टीचर इंटरेक्शन होता है और उसको क्वेश्चंस में, इंक्वायरी, डिस्कशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर है एक्सटेंशन, क्या इसका कुछ विस्तार भी हो सकता है? विस्तार यानी कि आप अपनी नॉलेज को क्या नई सिचुएशन में आप यूज भी कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। या फिर और हायर लेवल पे जाएं तो क्रिएशन भी कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ सीख लिया और एक उच्च स्तर की क्या आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। और अब क्या आपका विद्यार्थी इस काबिल हो गया है कि वो कुछ अपनी लिमिट्स के बाहर चैलेंज लेने के लिए तैयार है, क्या वो और एक्सप्लोर कर सकता है? इस तरीके से हमारे लेवल्स, हमारे शिक्षण के स्तर होते हैं कि हम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को क्लियर करते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट है कि अब आपके जो टीचिंग है वो क्या हम बहुत सिंपल उसको एक्टिविटी माने, या हमें एक वो चैलेंजिंग जॉब है, कितने तरह के डायमेंशन उसमें हम इंक्लूड करते हैं। हम बेसिक मान के चलते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यानी कि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट है तभी वो नॉलेज को क्या कर रहा है, हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि इंटेलिजेंसी क्या है, वो एक्वायर भी कर रहा है। अब नॉलेजेबल है तो यानी कि उसको आपको नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है, आप उसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं नॉलेज का, ये एक स्टूडेंट किससे सीख रहा है? टीचर से सीख रहा है। ठीक है? अगर आप लॉजिकली प्रिपरेशन करके जाते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, तो एक आप ऑर्गेनाइज़्ड वे में बच्चों को बता रहे हैं, उनका भी आप जो तार्किक ज्ञान है वो आप बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टीचर से डिमांड की जा रही है कि ये सारे टीचिंग में क्या होना चाहिए? क्योंकि चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, आपको जो है मल्टी डायमेंशनल बनना होता है। आपको एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना होगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी आपको एनहांस करनी है, तो आपको थोड़ा एम्पैथेटिक भी करना होगा, क्योंकि मैंने कल कहा था कि किसी भी वर्क प्लेस या कर लें हम जरूरी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ साथ आजकल एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो गया है आपका ईक्यू का, इमोशनल क्वेश्चन। कि हमें अपने इमोशंस के साथ साथ हमें दूसरों के इमोशंस को भी समझना है, और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट आपका टास्क होता है बच्चों के इमोशंस को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना, उनके सेंसिटिव इश्यूज को समझना, उससे आप कैसे हैंडल करते हैं। आप अपने लिए बहुत हो सकता है अवेयर हो, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम के लिए आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे अवेयर हो सकते हैं। यानी कि हमारी कॉग्निटिव के साथ साथ हमारा अफेक्टिव डोमेन भी टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, उसको भी हमें बना के रखना होता है। और बहुत सारे कई बार हमें क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलते हैं, उस क्रिटिसिज्म उस स्ट्रेस से आप कैसे कोप अप करेंगे, ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और आजकल होने लग गया है कि आप इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को आप यूज करें, कुछ नवाचार लेके आए, सिर्फ लेक्चर और ये ही नहीं, सिर्फ आप और इनोवेटिव मेथड्स लेके आए अपनी क्लास में, आपकी क्लास सेटिंग में आपकी होनी चाहिए, आपके और भी अदर मिसलेनियस वर्क होते हैं जहाँ आपको अपना टाइम डिवोट करना होता है, आपको और भी इंस्टीट्यूशन के वर्क करने होते हैं, तो टीचिंग और अदर वर्क में आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं, ये सब आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये सब हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, और कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरती से हम इनको बैलेंस करके चलते हैं। ये है आपका इस टीचिंग लर्निंग प्रोफेशन। टीचिंग लर्निंग प्रोफेशन में हम टीचिंग लर्निंग को कैसे रिलेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या फेजेस हमारे हो सकते हैं, क्या लेवल्स हमारे हो सकते हैं, क्या सूत्र हमारे हो सकते हैं अच्छे से पढ़ाने के, और किन मॉडल्स को हम पढ़ाने में यूज कर सकते हैं, और हमारी टीचिंग स्टाइल क्या हो सकती है। ये कुछ हमने डिस्कस किया था अभी आपके साथ। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं आपको आज BES 1 to 5 का ब्लॉक नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। जो हमारी यूनिट है, जो ब्लॉक 2 है, इसके अंदर आपकी 4, 5, 6 तीन इकाइयां हैं इसमें। सब्जेक्ट कंसर्न्स इन स्कूल करिकुलम, ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम, मेकिंग सब्जेक्ट्स एंड चॉइस। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट इसमें 3 है, तो इनके बारे में हम सिस्टमैटिक एक बार डिस्कस करेंगे। तो मैं फर्स्ट यूनिट ले रही हूँ आपकी, जो है सब्जेक्ट्स कंसर्न इन स्कूल करिकुलम। सब्जेक्ट कंसर्न इन स्कूल करिकुलम, इसको हम हिंदी में बोलेंगे विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय के सरोकार। विद्यालय पाठ्यचर्या में विषय के सरोकार। आज का जो युग है हमारा, आज के जिस समय में हम शिक्षा को देखते हैं, वो हमारा है एकदम आधुनिक युग। और आधुनिक युग में हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, और शिक्षा को हम महत्व देते हैं, इसमें शिक्षा जो जहाँ सबसे ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं वो है हम विद्यालय शिक्षा में, यानी स्कूल एजुकेशन में। क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, जब तक कि हमारे यहाँ पर शिक्षा की दर नहीं बढ़ेगी और हम शिक्षित पूर्णतः नहीं होंगे। तो इसलिए इनका एक टारगेट है कि विद्यालय शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, कि सबको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की यही खासियत होती है कि जो भी अवसर मिले वो सबको इक्वली मिले।
कि किसी को ये ना कहना पड़े कि नहीं ये चीजें हमें नहीं मिल पा रही है या हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो आजकल इसीलिए आप लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी सुना होगा। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों को फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन देता है, और बहुत सारी चीजों के मिड डे मील है, उनको बुक्स, हॉस्टल और बहुत सारी हमको ऐसी सुविधाएं वो प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम। तो वो सब तो चीज है कि हम इसके बारे में कि भाई ये स्कूल से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं कि हाँ एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन जो मिलनी तो चाहिए, उसके लिए हमारी पाठ्यचर्या और पाठ्य वस्तु और विद्यालय शिक्षा होनी कैसी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। कि ठीक है सबको शिक्षा मिले, लेकिन उसमें सब जुड़ने भी तो चाहिए ना, सबसे रिलेटेड भी होनी चाहिए एजुकेशन, वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होनी चाहिए, जिसमें कि हम बात कर सके कि हाँ हमें हमारे समाज के बारे में, हमारे देश के बारे में पता चलता है हमारी एजुकेशन से। तो हमारा जो करिकुलम है और हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह का होना चाहिए। तो जो करिकुलम है वो एक करिकुलम इज सम ऑफ ऑल सिस्टमेटिक एक्टिविटीज दैट हैपन इन अ स्कूल। जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होता है, उसमें स्कूल में ही सारी जो गतिविधियां होती हैं वो सारी इसमें शामिल होती है। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे सिलेबस होते हैं, उसके अंदर हमारा कोर्स शामिल होता है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि करिकुलम एक विस्तृत रूप में होता है, बड़े स्तर पे होता है, और जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्य वस्तु होती है, सिलेबस होती है, वो थोड़ी सी संकीर्ण होती है। जो पाठ्यचर्या है वो निर्देशात्मक होती है, यानी कि वो निर्देश देती है सिलेबस को कि हमको कैसा एक पूरी रूपरेखा बनानी चाहिए, कि हमें पढ़ाना कैसे चाहिए, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। यानी कि एक कोर्स, जैसे मान लो 12th है, 10th है, या ग्रेजुएशन हम करते हैं, ये एक करिकुलम का एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि पूरा कोर्स है। जैसे ग्रेजुएशन 3 साल में पूरी होती है, 12th हमारी पूरा 12th में जितना भी कोर्स है हमारा, तो हम उस पूरे कोर्स में सब्जेक्ट के अलावा कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कौन-कौन से काम को करते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो जितनी भी सारी एक्टिविटीज आएंगी उसका सारा विवरण हम करिकुलम में देखते हैं। लेकिन जो सिलेबस होता है वो सिलेबस इतना विस्तृत नहीं होता है, वो संकुचित होता है और वर्णनात्मक होता है, यानी कि उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव चीजें ज्यादा मिलेंगी। वो सिर्फ हमारा ज्ञानात्मक पक्ष को बढ़ाता है, यानी कि हमारी नॉलेज को अपडेट करता है, जो सिलेबस होता है। लेकिन करिकुलम हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, हम लोग हमारे पूरे विकास में बल देता है। तो इसमें पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में फ़र्क है। सब्जेक्ट जो है, जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पाठ्य वस्तु के अंदर ही आते हैं, सिलेबस के अंदर यूनिट्स होती हैं। और सब्जेक्ट्स हमारे जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारा करिकुलम है और जो हमारा सिलेबस है वो किस तरह से तो होना चाहिए, और वो होता क्या है असल में। तो उसके बारे में आप अपने ब्लॉग में पढ़ेंगे कि करिकुलम और सिलेबस किस तरह का होता है और स्कूल एजुकेशन से वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये सिलेबस। पहले मैंने आपको करिकुलम का बताया था, ये सिलेबस को डिफाइन करता है कि सिलेबस इज द कंटेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक कंसेप्ट्स टू बी टॉट अबाउट अ सब्जेक्ट। जैसे उसमें मैंने बताया था कि वो निर्देशात्मक होता है, मतलब इंस्ट्रक्शनल होता है, कि उसमें आपको ये पता चलता है कि हमको काम को करना कैसे चाहिए। जैसे पूरा एक कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है या कोई भी कोर्स है 3 साल का, 2 साल का, उसमें हम कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल करेंगे और हमको उस कोर्स को करना कैसे चाहिए। और सिलेबस में कंटेंट होती है, पाठ्य वस्तु होती है, यूनिट्स होती है, टॉपिक्स होते हैं, और उन कंसेप्ट को हम सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। सिलेबस इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट मैटर एंड बुकिश नॉलेज। इसमें हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो करिकुलम होता है, उसके करिकुलम में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज शामिल होती है। लेकिन सिलेबस में आपकी सारी गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता, ओनली सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं और बुकिश नॉलेज होती है कि बुक्स में कौन कौन सी नॉलेज, बुक्स में बुक्स द्वारा जो आपको ज्ञान मिलेगा, और सब्जेक्ट में जो जो कंटेंट होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी, उसी से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये ज्ञानात्मक पक्ष पर ही कॉग्निटिव जो होता है, कॉग्निटिव डोमेन जो होता है, उसी में ही उसको ही फुलफिल करता है। जबकि जो हमारा करिकुलम होता है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के।
तो ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि करिकुलम और सिलेबस एक दूसरे से कैसे है, अलग है, जो कि आपकी भी ब्लॉग में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ठीक से उसको बताया गया है। तो ये इस तरह से किया जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि जो करिकुलम है हमारा, तो करिकुलम के लिए बात की गई है कि जैसे करिकुलम डिजाइन होता है, करिकुलम जब बनता है तो उसके लिए एनसीएफ 2005 है जो अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है, उसने फ्रेमवर्क बताया है, वो बताता भी यही है कि करिकुलम कैसे बनना चाहिए। तो उन्होंने हमारे मार्गदर्शी कुछ सिद्धांत बताए हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए हैं एनसीएफ ने कि पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक का विकास कैसा होना चाहिए। तो वो कौन से 5 बिंदु हैं जिनके बारे में ये बात करता है, वो कौन से 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उनके बारे में ये स्लाइड बताती है कि हमें पाठ्य वस्तु और जो पाठ्यचर्या है और पाठ्य वस्तु है यानी कि करिकुलम और जो सिलेबस है वो कैसे डिजाइन होना चाहिए, उसके लिए ये बताता है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है वो है कनेक्ट करिकुलर नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि जो पाठ्य विषय का जो ज्ञान है उसको विद्यालय की बाहर की दुनिया से भी जोड़ा जाना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग हम जो पढ़, जैसे मान लो कि हमारा जो करिकुलम बनता है, जो भी आपने भी एजुकेशन ली होगी, तो आप अपनी अगर बुक को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आप केवल इंडिया और या आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही जानकारी लेते हैं, आप पूरी इंडिया के बारे में, वहाँ कौन से स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की चीजों में क्या फेमस है, वहाँ क्या चलता है, किस तरह की एजुकेशन है, सारी चीजें आप कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप इंटरनेशनल नॉलेज भी उसमें देखेंगे, इंटरनेशनल कंपैरिजन भी होगा कि दूसरे देशों के बारे में, दूसरे देशों में किस तरह की राजनीति चलती है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जो मार्गदर्शी सिद्धांत है इनके 5, उनमें से फर्स्ट जो है वो ये कहता है कि पाठ्य विषय ज्ञान जो है वो विद्यालय की बाहर की दुनिया का होना चाहिए, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए कि ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसको नॉलेज हो, हर चीज की नॉलेज हो। सेकंड जो हमारा है वो है इंश्योर दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, अधिगम रटने की विधि से हटकर हो, अधिगम जो है वो रटने की विधि से हटकर हो। आपने मोस्टली ये देखा होगा कि जो आज की एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है और प्रैक्टिकल नॉलेज पर वो ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि हम जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आर्ट्स वाले जो हम स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की चीजें ज्यादा आती हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, और उसको भी बच्चे बुरी तरह से रट लेते हैं, जबकि समझते नहीं है कि वो चीज हमारी जिंदगी में कहाँ काम आएगी, वो हमारे काम भी नहीं आ रही है असल में। तो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर हम सच में इंडिया में अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते हैं तो हमें करिकुलम जब हम बनाते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा कि वो रटने की विधि से हटकर हो, यानी कि जैसे आप लोगों की बुकलेट होती है ये ब्लॉग्स की, इसमें आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स भी हर लेसन का बताते हैं। इसके अलावा ये आपको एक्टिविटीज भी देते हैं कि हर चैप्टर के बाद में या बीच में आपको एक्टिविटीज बताई जाती है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी की जो आजकल बुक्स चलती हैं उसमें भी इस तरह की गतिविधियां दी जाती है, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, तो वो रोट मेथड्स को डिनाई करता है कि रोट मेथड सही नहीं है। तो करिकुलम इसी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है enrich the curriculum in such a way that it goes beyond the textbooks, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक तक सीमित न हो। जैसे हमारी जो बुक्स होती हैं वो मोस्टली हम पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक देखते हैं, लेकिन इसके अलावा रेफरेंस बुक्स भी होती हैं जिसमें कि हमें ज्यादा नॉलेज मिलती है। आजकल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा होशियार हैं, उनको टेक्स्ट बुक से ही पूरी नॉलेज नहीं चाहिए, इसके अलावा भी उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीजें कैसे होती है, तो उससे वो गूगल सर्च करते हैं या बुक से कनेक्ट होते हैं और बहुत सारी चीजों को वो सर्च करते हैं। तो हमें करिकुलम ही इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वो एक टेक्स्ट बुक न रह जाए, केवल एक पाठ्य पुस्तक बनकर नहीं रह जाए, उसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में और जानकारी भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को और अच्छे से जानकारी मिल पाए। मेक एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल सो दैट दीज आर इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ।
मेक एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल, जो हमें परीक्षा है उस परीक्षा को लचीला बनाया जाना चाहिए और उसमें भी परीक्षा को लचीले बनाए के अलावा इंटीग्रेटेड होना चाहिए कि हम जब एक क्लासरूम होता है वो एक तरह से एक छोटा समाज होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के बच्चे, अलग रीति रिवाज वाले, अलग परिवार के, उनका रहने का, खाने का, हर चीज का एक तरीका अलग होता है। तो वो जब बच्चे सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं तो उनमें बहुत वैरायटीज वाले बच्चे होते हैं कि क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब बच्चे सेम नहीं होते, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई क्रिएटिव होते हैं, कोई बहुत हार्ड वर्क वाले होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं, तो इसलिए हमें ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम से बता पाए कि हाँ ये बच्चा होशियार है तो और दूसरी चीजें वो नहीं कर सकता। तो हमें इतना एग्जामिनेशन का जो सिस्टम होता है उसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए। उसमें एक रिटन एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम के तरीके बदलने चाहिए और प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट्स होते हैं, सेशनल वर्क होते हैं, जहाँ पे बच्चा क्रिएटिविटी दिखा सकता है, पढ़ाई से जुड़ सकता है, उसके भी मार्क्स अलग से होने चाहिए। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा लचीला बनाना चाहिए। Nurture and overriding identity informed by caring concern within democratic polity of the country। देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर ध्यान रखने वाले सरोकारों के द्वारा अवगत एक अधिकृत पहचान घोषित करना, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री की एक पहचान होती है कि वह इक्वलिटी में बिलीव करता है, वो जस्टिस में बिलीव करता है। सबसे बड़ी बात है कि वो वेलफेयर के लिए काम करता है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। तो उसका यही होना चाहिए कि ये सब हमें करिकुलम में भी दिखना चाहिए कि जैसी हमारी शासन व्यवस्था है, जैसी हमारी गवर्नमेंट है, उन सरोकारों का हमें करिकुलम में भी दिखना चाहिए, ताकि हम ऐसे बच्चे डेवलप कर पाए जो कि समानता में, न्याय में, बंधुत्व में बिलीव रखते हों, जो एक अच्छे नागरिक बन सकें और सबके लिए अच्छा सोच सकें, समाज से जुड़े, समायोजन कर सकें और सबके लिए एक अच्छा एक व्यक्तित्व निकल के आए, ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ नाम रोशन करे और हम भी उसकी वजह से कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि अगर हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा तो हमारा देश भी आगे जरूर बढ़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए थे एनसीएफ ने, वो उनको मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। और मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो नेशनल फ्रेमवर्क है 2005, ये हमारा चौथा फ्रेमवर्क है। इससे पहले भी 3 फ्रेमवर्क आ चुके हैं। एक आया था 1975 में, 1975 में, एक 1988 में, 1988 में और एक आया था 2000 में, जो एनसीईआरटी ने प्रकाशित किए थे। यानी कि जो एनसीएफ जिसकी हम बात कर रहे हैं 2005, जो हमें बताता है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो हमारे चौथे नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है concerns addressing by curriculum, syllabi and subjects with regard to school education। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यचर्या, पाठ्य वस्तु और विषय द्वारा संबोधित सरोकार। ये जो विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में ये बात करना चाहते हैं कि जो पाठ्यचर्या है, पाठ्य वस्तु है और जो हमारे विषय हैं, इसके बारे में किसी संबंधित सरोकार कि आज का जो जमाना है, आज का जमाना बहुत एडवांस है, बच्चे एडवांस हैं, बच्चों को लेकिन इसमें भी एक इंडिया में प्रॉब्लम निकल के आती है कि सभी बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे जो निजी जो प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं और जो मिडिल क्लास है या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, जिनको सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक ही अवेलेबल हो पाती है और उनके पास कोई जरिया नहीं होता जिसकी वजह से वो नॉलेज को अपग्रेड कर सके और दुनिया से जुड़ सके, क्योंकि गवर्नमेंट उनको अगर बुक्स प्रोवाइड कराती है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो वो बेचारे पढ़ पाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि उनके पास सिर्फ पाठ्यक्रम और ये पाठ्य वस्तु, पाठ्यचर्या ही उनको अवेलेबल हो पाती है। तो ये इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि जिससे कि
बच्चों की अक्षमता ना दिखे, बल्कि सिलेबस इस तरह से होना चाहिए कक्षा के स्तर के हिसाब से कि उनको जो विषय वस्तु प्रोवाइड कराई जा रही है, जो उनको कंटेंट मिल रहा है, वो उनको उसको अच्छे से समझ सकें और वो बिल्कुल उनके समाज से जुड़ा हुआ हो। जैसे लैंग्वेज के लिए भी बोला जाता है कि जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज होती है उसमें उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि ड्रॉप आउट ना हो। लोग उनसे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई को ना छोड़े, ड्रॉप आउट ना हो। पाठ्य पुस्तक को एकदम सरल रूप में बनाना चाहिए और बच्चे की जो अपने ज्ञान की रचना है वो स्वयं के लिए अनुमति उसको मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो पाठ्य पुस्तक अगर सरल होगी तो वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा और जब वो इंटरेस्ट दिखाएगा तो उसका खुद का भी एक पर्सपेक्टिव बनेगा, जब वो सब्जेक्ट को अपनी नजरिए से देखेगा। एक होता है कि उसके पास में चीजें ही नहीं है और मटेरियल ही नहीं है, तो वो और क्योंकि जो गवर्नमेंट उनको देती है या जो उनको बड़ी मुश्किल से एक बार वो खरीद लेते हैं, उसी को ही वो सोचते हैं कि हाँ बस इसी से ही हमें ज्ञान लेना है। तो अगर हम करिकुलम जो बना रहे हैं, जो पाठ्यचर्या बना रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हम क्लास के अकॉर्डिंग जो हम बना रहे हैं, वो अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। खराब प्रदर्शन फिर बच्चों का आए तो उसके लिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट की या हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने करिकुलम बनाते समय इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा है। हमको जब भी हम पाठ्यचर्या बनाएंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। जो पाठ्य पुस्तक बनती है, जो सब्जेक्ट तैयार होते हैं, वो सभी बच्चों के लिए है, कमजोर बच्चे के लिए भी है, जो औसत बच्चे हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पाठ्यचर्या को तैयार करना है, जिससे कि उस सब्जेक्ट से सारे बच्चे जुड़े और वो सब्जेक्ट इसी तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि वो आसानी से समझ में आए हर वो बच्चे को जो कमजोर है, हर वो बच्चे को जो इंटेलिजेंट है, वो सबके लिए होना चाहिए। उसको समझ में आ, क्योंकि उसकी सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और कक्षा का स्तर देखा जाना चाहिए जब हम उसमें पाठ्य वस्तु डालते हैं। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा डोमेन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। डोमेन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, विद्यालय विषयों के क्षेत्र। विद्यालय विषय के क्षेत्र जो हैं वो है कि जो हमारे सब्जेक्ट है, जैसे ह्यूमैनिटीज हैं, सोशल साइंस है और मैथमेटिक्स, ये हमारे मेन स्कूल में सब्जेक्ट चलते हैं। हम जो क्राइटेरिया मानते हैं वो मानते हैं प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल। तो उनमें ये सब्जेक्ट हमारे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स चलते हैं। तो जो हमारे कोर्स जो चलते हैं, इन कोर्सेज में हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से तैयार होने चाहिए कि जिससे कि मानव की मस्तिष्क की शक्तियों का विकास हो और उसकी जो भौतिक जीवन की आवश्यकता है, आनुभाविक आवश्यकता है, वो पूरी तरह से मेल खाएं। जब कोई करिकुलम या पाठ्यचर्या इन सब चीजों को कर पाती है तो वो एक तरह से सब्जेक्ट अच्छे से बन पाती है। तो जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं वो हमारे यही ह्यूमैनिटीज में सामाजिक अध्ययन आ जाता है। सामाजिक अध्ययन ह्यूमैनिटीज में मानविकी वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें मैं इसमें आपके ब्लॉक्स में ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं कि विज्ञान, वाणिज्य और कला एवं मानविकी। तो कला एवं मानविकी में इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं भाषा, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सांख्यिकी, गणित आदि। तो कला एवं मानविकी में आपके ये सब्जेक्ट आते हैं, ये इन्होंने आपके ब्लॉग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो हमारे जो करिकुलम जो बनता है तो उसमें एनसीएफ द्वारा दिए गए 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाया जाता है। लेकिन जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत आए हैं उनका बेस क्या है? अगर वो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ ने बनाए हैं तो उन 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों का आधार क्या है, वो किस पर बेस्ड हैं? तो वो बेस्ड हैं लोकतांत्रिक मूल्यों पर, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, दूसरों के कल्याण की भावना और धर्मनिरपेक्षता, मानव प्रतिष्ठा, अधिकार आदि से प्रतिबद्ध होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।
आर्थिक उन्नति और सामाजिक बदलाव में भाग लेने और कार्य करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, कि हमारी आर्थिक उन्नति हो। अगर किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या सीखेंगे, वो हमें कहाँ तक आगे लेकर जाएगा, उसमें हमें क्या-क्या नॉलेज मिलेगी, तो उसके वो सब्जेक्ट कैसे तैयार हुआ, उनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, वो उस क्लास के कक्षा के जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग कितनी हद तक उनको पढ़ाई जानी चाहिए, ये सब कुछ उसमें शामिल होगा। इसके अलावा सृजनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, हमारा पढ़ने का स्तर अच्छा होगा, अगर हमारे देश का, जैसे कोई देश तो डेवलपिंग कंट्री होता है और कोई डेवलप्ड कंट्री होता है। तो अगर आप देखोगे कि जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर थोड़ा-सा आपको कम नज़र आएगा। लेकिन जो विकसित देश हैं, वो विकसित इसलिए ही हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। क्योंकि एजुकेशन अच्छी होने से बच्चों जो लोग हैं, जो नागरिक हैं वहाँ के, उनके अंदर एक जागरूकता आती है। उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है और उन्हें पता चलता है कि हमारे सामाजिक मूल्य क्या है, हमारे आर्थिक मूल्य क्या है और हमें रहना कैसे है। हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और देश से रिलेटेड वो अच्छे डिसीज़न ले पाते हैं। देश तो हम लोगों से मिलकर बनता है, समाज हम स लोगों से मिलकर बनता है। अगर हम एजुकेटेड हैं और हम अपने पैरों पे खड़े हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा देश भी ऑटोमैटिकली अच्छा करेगा। इट शुड कंसर्न इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यचर्या से संबंधित मुद्दे। एकीकृत पाठ्यचर्या से संबंधित मुद्दे, ये होता क्या है कि एकीकृत पाठ्यचर्या से संबंधित मुद्दे क्या होते हैं? तो एकीकृत पाठ्यचर्या के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एकीकृत पाठ्यचर्या है, वो सभी विषय, जो हम सभी विषय मतलब जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं 10th लेवल तक, वो सभी विषय पढ़ने से और उससे जुड़े होने से शिक्षार्थी के दृष्टिकोण में एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण होता है। क्योंकि हम जब बाद में हम थोड़े से 11th के बाद में तो हम सब्जेक्ट्स थोड़ा-सा हम न्यू स्ट्रीम में चले जाते हैं कि आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई साइंस ले लेता है, लेकिन 10th तक तो हमारे पास में सारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स हमको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि जब तक हम शायद हमारा एक नज़रिया नहीं बना पाते कि हम किस सब्जेक्ट में कहाँ हमारी रुचि है, कहाँ हमारी अभिवृत्ति है। हमको कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करने समय हमारी अभिवृत्ति और रुचि का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड होने की वजह से हमको सारे सब्जेक्ट के बारे में अच्छी से जानकारी हो जाती है कि जब 10th में हम होते हैं तो हमें हिस्ट्री भी पता होती है, हमें सिविक्स भी पता होती है, हमें हमारे समाज के बारे में पता होता है, हमें साइंस से रिलेटेड सारी बातें, मैथ्स भी हमारे आती है। तो उससे उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक इंटीग्रेटेड करिकुलम, यानी कि सब सब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो आजकल की जो जो नई हमारी पॉलिसी आई है, वह भी हमारी पॉलिसी हम बहुत अच्छी आई है, उसमें भी सब्जेक्ट को बहुत मिला दिया गया है। जैसे पहले तो क्या होता था कि कॉमर्स में है कोई तो साइंस वाला नहीं ले सकता था, लेकिन अब थोड़ा-सा उनमें मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, अब सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने में बहुत आसानी हो गई है। अगर आप बहुत डिफरेंट एरियाज़ से भी हैं, तो आप अब उन सब्जेक्ट को ले सकते हैं और मिला के एक एक अपना एक बना सकते हैं कि ग्रुप बना सकते हैं कि हाँ, हम ये वाला सब्जेक्ट भी इसमें मिलकर लेंगे। तो फ़ायदा क्या होता है कि अगर एकीकृत होता है पाठ्यचर्या, तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे इसलिए होते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब हम कोई लैंग्वेज का स्टूडेंट होता है, तो वो मुहावरों और वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है और जब वो मुहावरे का प्रयोग करता है और भाषा को सीखता है, तो भाषा क्या केवल उसको लैंग्वेज वाले उसके सब्जेक्ट में काम आती है? बिल्कुल नहीं, वो उसको साइंस में भी काम देगी, उसको मैथ्स में भी काम देगी, क्योंकि वह जो दूसरे सब्जेक्ट्स में देखेगा कि घटनाएँ जो होंगी, उसको समझने में, उसकी व्याख्या करने में भी उसको बहुत आसानी होगी और उसके अंदर एक क्षमता भी विकसित होगी कि किसी चीज़ को समझते कैसे हैं, उसकी व्याख्या क्यों कैसे करते हैं। क्योंकि जो सभी सब्जेक्ट हैं वो एक-दूसरे से मिले हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि ये कोरिलेशन होता है इनके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो उदाहरण की हम बात करें, जो उसकी बात करें, वो एक-दूसरे के सब्जेक्ट से ही निकल कर आते हैं। तो सही अर्थों में हमें सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, इसी से विद्यार्थी का एक दृष्टिकोण बनता है।
और वो विभिन्न क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ पाता है। अदरवाइज वो एक सीमित एरिया में ही अपने आप को रखेगा कि हाँ मुझे तो इसी चीज की नॉलेज है, लेकिन वो ये कह सकता है कि जब वो 12th तक पास कर लेता है उसके बाद वो कह सकता है कि हाँ मेरा नजरिया बहुत विस्तृत हो गया है, मुझे और बहुत सारी चीजों के बारे में भी पता है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। और बाद में भी जब वो एग्जाम्स वगैरह और देता है तब भी सारे सब्जेक्ट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसको सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी हो। जब धीरे धीरे फिर उसका स्तर बढ़ते चले जाएगा, जब वो बड़ी क्लास में आएगा, कॉलेज में आएगा, तब उसको फिर अपने ही सब्जेक्ट की उम्दा जानकारी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए एकीकृत पाठ्यचर्या होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा करिकुलर मटेरियल। करिकुलर मटेरियल यानी कि पाठ्यचर्या संबंधी सामग्रियां, पाठ्यचर्या संबंधी सामग्रियां। तो ये जो पाठ्यचर्या संबंधी सामग्रियां है, ये असल में हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इसलिए महत्व रखती है कि हम जब कोई सिर्फ अगर हम पाठ्य पुस्तक तक यानी कि टेक्स्ट बुक तक सीमित रह जाएं, सिर्फ एक बुक तक सीमित रह जाए, तो हम शायद बहुत सारी हमारी नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और हमारी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, नहीं होगी आपकी। आपको उसके लिए रेफरेंस बुक भी पढ़नी पड़ेगी और मटेरियल मैगजीन्स और चीज़ों से भी जुड़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं, जैसे कंप्यूटर, नेट के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके थ्रू भी आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के भी करिकुलर मटेरियल्स होते हैं, वो मिलने चाहिए। उसकी वजह से उन बच्चे की नॉलेज बहुत अच्छी से अपग्रेड हो सकती है। इसके अलावा जो पाठ्यचर्या है उसको हम एक अनुदेशनात्मक सामग्री भी बोल सकते हैं। पाठ्यचर्या संबंधी सामग्री को एक अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है, लेबोरेटरी मैनुअल है, और डिक्शनरीज हैं, एटलस, ग्रामर बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका, प्रयोगशाला नियमावली, शब्दकोश, एटलस और व्याकरण पुस्तकें इनका एग्जाम्पल है करिकुलर मटेरियल का। तो बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको लैब्स में, जो स्कूल में लैब्स होती हैं उनके अंदर और चीजों के इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मिलने चाहिए, ताकि उनकी नॉलेज को हम बढ़ा सकें, उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकें। Implications of curricular division for learner centered पेडोलॉजी। ठीक है, तो जो लर्नर सेंटर्ड पेडोलॉजी क्या होती है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र क्या होता है? व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड पेडोलॉजी? व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड पेडोलॉजी? असल में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के मायने यहाँ पर ये है कि आज का जो हमारा समाज है वो काफी बदल चुका है। पहले की जो हमारी एजुकेशन थी, जो हम एंशियंट में या मिडाइवल में बात करते हैं, मध्य युग में और प्राचीन समय में, वो हमारी लेक्चर, जो हमारे टीचर्स थे उन टीचर सेंटर्ड थी हमारी। पर आज की जो एजुकेशन है वो हमारी लर्नर सेंटर्ड हो गई। क्यों? वो इसलिए हो गई क्योंकि आज जो बच्चा है, बच्चे को महत्व दिया जाता है, यानी कि विद्यार्थी को महत्व दिया जाता है कि विद्यार्थी की सारी जो अभिवृत्ति है, विद्यार्थी की अभिवृत्ति, रुचि, उसकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस में और परेशानी में रहते हैं, इतना पढ़ाई से वो ताल्लुकात नहीं रख पाते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको एक अच्छा एक सिस्टम मिले, उनको एक अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक माहौल मिले, जिसमें कि वह सारी एक्टिविटीज को सीख सकें। ये नहीं हो कि सिर्फ वो स्टडी मटेरियल ले रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने में अगर हम हमारी जनसंख्या वृद्धि बहुत हो चुकी है, हम लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे लिए कुछ ऐसी ही जॉब हो। हमको बहुत सारी चीजों से जुड़ना पड़ेगा, और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिमिटेड ये नौकरी ही हम करेंगे। तो वैसे शिक्षा को हम लेते क्यों हैं? शिक्षा से हमको बहुत फायदा होता है, लेकिन एक तो हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं और हमारा विकास होता है, लेकिन अच्छे विकास, अच्छे उस व्यक्तित्व के बाद भी हमको हमारा जो टारगेट होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो हमारा
होता है नौकरी पाना, रोजगार मिलना। तो बच्चे का उस हिसाब से देखना कि उसकी मनोवैज्ञानिक विकास हो सके, उसकी रुचि को हम ध्यान रख सकें, तो इस तरह से हमें अधिगम योजना बनाने की आवश्यकता है। बच्चों के अनुभव को समझना हमें ज़रूरी है, उनको आवाज़ देना, बच्चों को आवाज़ देना कि हाँ, बच्चों को मौका देना बहुत ज़रूरी है, उनकी सक्रिय भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। वो सक्रिय होंगे, वो एक्टिव होंगे, तभी उनकी सृजनात्मक क्षमताओं का पोषण होगा और उनकी निर्माण हो पाएगा उनका। तो इसलिए लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी होना बहुत ज़रूरी है। और विद्यार्थी केंद्रित एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें कि पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और पाठ्यपुस्तक के निर्माण में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ कक्षा के भीतर ही हम उन बच्चों को रखेंगे और सिर्फ़ कुछ लिमिटेड शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब हमको बच्चों का दृष्टिकोण बड़ा बनाना पड़ेगा, विस्तृत दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। इसके लिए उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों में उनको जोड़ के रखना पड़ेगा। इसलिए हमें नई अधिगम योजना बनानी पड़ेगी। हमें पाठ्यचर्या में बहुत सारी गतिविधियों को और क्रियाविधियों को जोड़ना पड़ेगा ताकि बच्चों का एक वांछनीय व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण हो सके। लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो जो विद्यालय है वो सभी स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सीखने तथा अपने धरोहर तक पहुंचने और अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने के लिए परिवार और समुदाय के अंदर काम करता है कि जैसे मान लो कि लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी होगी तो वो क्या करेगी, बच्चे के ज्ञान में विकास करेगी, उसकी जो अंतर्निहित शक्ति है उसको बाहर निकालेगी, उसकी धरोहर जो है उसकी पहुंचने तक उसको हेल्प करेगी और भेदभाव रहित उसकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। इसके महत्व के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक ओवरऑल पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम डिजाइन हो गया, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख रहा है कि सभी बच्चे समान नहीं है, कुछ बच्चे क्रिएटिव हैं, कुछ क्रिएटिव नहीं है, कुछ पढ़ने में बहुत अच्छा है, किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, किसी का समझने का तरीका अलग है, किसी की नॉलेज अच्छी है, किसी की नॉलेज नहीं भी अच्छी है। तो एक आपने सिर्फ एक सिस्टम, एक उपागम बना दिया जिसमें कि आपने ये सब चीज़ों को शामिल कर लिया और वो सबके लिए चल रहा है। लेकिन जब बच्चे एक जैसे नहीं हैं, बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं है, उनका समझने का तरीका एक जैसा नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो सबके लिए काम करेगा? तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स तो इसकी बहुत सारी है कि इससे नवीनता आती है, सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और वास्तविक धरातल का अनुमान लगता है बच्चे को। क्योंकि वो वास्तविक धरातल का इसलिए पता चलता है बच्चे को क्योंकि लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है, उसमें लर्नर पर ही पूरा टारगेट किया जाता है, उसी पे ध्यान दिया जाता है। तो इसकी मेरिट्स भी बहुत सारे, तो डीमेरिट्स के लिए भी यही कहूंगी कि सभी बच्चे समान नहीं होते, तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी सृजनात्मकता और चीजों की भी आवश्यकता होती है, तो कहीं कहीं ये कुछ बच्चों के लिए असफल भी हो जाता है। तो ये भी एक चीज हमें देखनी चाहिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम। ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यचर्या में विषयों के संगठन के आधार। विद्यालय पाठ्यचर्या में विषयों के संगठन के आधार, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स इन स्कूल करिकुलम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 1975 में पहला हमारा जो एनसीएफ आया था, फ्रेमवर्क आई थी 1975 में आई थी, तब से ही हमारा 10+2 का 10+2 वाला एक सिस्टम चल रहा था कि 10 वर्ष की एक विद्यालय का एक ढांचा तैयार कर लिया गया था कि 10 वर्ष तक बच्चा ये पढ़ाई करेगा, 10+2 यानी कि 12th तक। उसके बाद भी 1988 में एनसीईआरटी द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई, उसमें और चीज़ों को भी शामिल किया गया। फिर 2000 में आई, फिर 2005 में आई। तो जब ये आई और जैसे अब नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर भी आई, तो संरचनात्मक समरूपता और शैक्षिक निरंतरता के लिए एक मूलभूत ढांचा होना बहुत जरूरी है जो सबके लिए एक जैसा हो, वो बेस हो। इसलिए ही कोर्स
सीबीएसई और देश के हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार किया जाता है, और सीबीएसई का तो पूरा सेंट्रल ही पूरे इंडिया में ही वह चलता है सीबीएसई का। तो ये एक संरचनात्मक समरूपता इन्होंने दिखाई है, और एक जो संगठन वाला ढांचा है कि सबका सिस्टम 10+2+3 का ही चल रहा है, कि सबसे पहले तो ये प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो उसके बाद में बच्चा ग्रेजुएट तक पढ़ाई करता है। ये एक इतना तो कोर्स शैक्षिक निरंतरता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और विषय की सीमा को भी लचीला बनाया जाए, ताकि जो पाठ्यचर्या में व्यावसायिकता का भी गुण आ जाए, कि जब भी कोई कोर्स बच्चा करता है तो उसको व्यवसाय भी मिल सके आसानी से, वो अपना अच्छे से पढ़ाई के साथ में फायदा उठा सके, कि हाँ इतनी पढ़ाई कर ली तो अब उसको इतना फायदा तो हो ही सकता है। appropriateness of subjects in curriculum at different stages। पाठ्यचर्या में विभिन्न स्तरों पर विषयों का औचित्य, पाठ्यचर्या में विभिन्न स्तरों पर विषयों का औचित्य। तो इसमें ये जो बात कर रहे हैं वो स्टेजेस इन्होंने बताई है, वो है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो अप्रोप्रिएटनेस बता रहे हैं ये उस डिफरेंट स्टेज की, जैसे कि अगर हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो वहां पर खेल, संगीत, कविता, कक्षा, स्थानीय सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, और बच्चे को एक निकटस्थ वातावरण से घनिष्ठ संबंध बनाया जाता है, यानी कि उसका वातावरण से संबंध बनाया जाता है, कि वो सबसे पहले तो समायोजन करना सीखे, एडजस्टमेंट करना सीखे, और सबसे ज्यादा खेल कर सीखे, वो खेल खेल में ही सीखे, खेल खेल में ही उसको पढ़ाया जाए, उस जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, तो बच्चे को ऐसी हो कि उसको लर्निंग बहुत अच्छे से हो, और उसको एक इंटरेस्ट बन जाए, एक रुचि उसकी डेवलप हो जाए स्कूल में। तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल पे तो ये चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। फिर माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने सब्जेक्ट बता दिए हैं, जैसे मैथ्स है, भाषा है, साइंस है, तो उन्होंने उन सब्जेक्ट जो है उनके, तो हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। कि जैसे सोशल साइंस है तो वो समाज से जुड़ा हुआ है, तो समाज से वो क्या सीख रहे हैं, समाज से वो न्यायप्रिय, प्रगतिशील तथा शांति प्रिय समाज के निर्माण में योगदान दे रहा है, नैतिकता तथा मानसिक शक्ति का वो विकास कर रहा है। विज्ञान से वो क्या कर रहा है, तो शैक्षिक एवं जैविक वातावरण को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहा है, और भौतिक घटना की व्याख्या कर पा रहा है। गणित से क्या कर पा रहा है, तो गणित के माध्यम से बच्चे सोचने तथा तर्क करने हेतु दक्षता अर्जित कर पा रहे हैं, और तार्किक निष्कर्ष हेतु धारणाएं बना पा रहे हैं, समस्याओं के समाधान करने में भी उनको योग्यताएं आ रही हैं। तो ओवरऑल ये जो स्टेजेस हैं उसमें बच्चे का क्या हो रहा है, तो बच्चे का उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसका भावनात्मक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है तथा सामाजिक विकास हो रहा है। और ये सारे डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, कि अगर शारीरिक विकास नहीं हो पाया तो बच्चे का वो एक अच्छा शरीर नहीं है, एक हेल्दी बॉडी नहीं है, तो फिर वो अपने काम को आसानी से नहीं कर पाएगा। भावनात्मक विकास होना भी बहुत जरूरी है, कि वो अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, और एक अच्छा सेंसिबल और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हम तैयार करें। मानसिक शक्तियों का विकास करता है, ताकि उसका दिमाग और बुद्धि का विकास हो, और सामाजिक विकास तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसको सबसे पहले तो समाज से उसको रूबरू करा जाए, समाज के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी दी जाए। नेक्स्ट है इसमें इश्यूज ऑफ यूनिफॉर्म सिलेबस वर्सेस लोकेलिटी डिजाइन सिलेबस। इसमें ये बात करना चाह रहे हैं समरूप पाठ्य वस्तु बनाम स्थानीयकृत पाठ्य वस्तु के मुद्दे। स्थानीयकृत पाठ्य वस्तु के मुद्दे, पाठ्य वस्तु द्वारा संबोधित सरोकार, पाठ्य वस्तु द्वारा संबोधित सरोकार, कंसर्न्स एड्रेस्ड बाय अ सिलेबस। तो ये जो है पाठ्य वस्तु द्वारा संबोधित सरोकार क्या है, कि हम जो पढ़ाई हमारी करा रहे हैं उसको इंडिया की भी नॉलेज मिल रही है, उसको दूसरे देशों की भी नॉलेज मिल रही है, तो क्या उसको लोकल जो उसके स्थानीय जो उसका समाज है, या जहाँ लोकेलिटी में जहाँ वो रहता है, क्या उससे रिलेटेड भी उसको नॉलेज मिल रही है, उसको क्या विभिन्न क्षेत्रों की नॉलेज मिल रही है, और क्या ऐसी विधियां प्रयोग में ली जा रही हैं जिससे कि उसको सारी नॉलेज मिले। तो उसकी विषय वस्तु में इन सब चीजों का भी
सरोकार होना चाहिए कि उसे इंडिया के बारे में पता चलता है, तो अगर वो राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसे राजस्थान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसे असल में ओवरऑल पूरे देश से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। तो स्थानीयकृत पाठ्य वस्तु भी होनी चाहिए। स्थानीय जो है उधर उससे भी कुछ मुद्दे उठाने चाहिए, वहां से रिलेटेड भी चीजों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करता है अगर उसके बारे में जानेगा तो उसका एक इंटरेस्ट बन पाएगा, रुचि डेवलप हो पाएगी और वो रुचि उसको पढ़ने में आगे बहुत योगदान देगी। मेकिंग, ये जो आपकी है ये आपकी लास्ट यूनिट है, मेकिंग सब्जेक्ट्स चॉइसेस। ये आपकी लास्ट वाली है कि जो है सब्जेक्ट्स का चयन करना है, विषय चयन करना है, मेकिंग सब्जेक्ट चॉइस। तो उसके लिए उसको ऑप्शंस मिलने चाहिए, ऑप्शंस ऑफ स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट चॉइस फॉर द लर्नर, कि विद्यार्थियों के जो वो विषय को जो चुनेंगे, विषय शाखाओं को, विषय के चयन को, कि उसके लिए भी उसके पास में सारा ऑप्शन होना चाहिए। कि अगर मान लो कि जब हम 10th कर लेते हैं उसके बाद में 11 12th में हम अपनी इच्छा से सब्जेक्ट ले पाते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, हम साइंस में जाना चाहते हैं कि हम आर्ट्स में जाना चाहते हैं कि हम मानविकी में जाना चाहते हैं या वाणिज्य लेना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं क्या वो हमारे इंटरेस्ट का है कि नहीं, अभिवृत्ति हमारी उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए पूरी ये यूनिट बात करती है कि ये एक बच्चे का पर्सनल मैटर है, उसको चूज करने में आसानी होनी चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए, उसको ये तवज्जो होनी चाहिए कि वो इसको अपने सब्जेक्ट को अपनी भावी शिक्षा के लिए बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको करियर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। तो वो जब ही हो पाएगा जब वो विषय का चयन स्वयं कर पाएगा। अगर वो क्योंकि जो विषय है वो विषय उसको रोजगार देता है, उसका करियर बनाने में हेल्प करता है, उसको बहुत सारी चीजों में उसको हेल्प करता है। लेकिन बच्चे अपनी इच्छा से सब्जेक्ट को चूज नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं कि कई बार क्या होता है विषय अवेलेबल नहीं होते या रोजगार परक कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। परिवार की भी अभिवृत्ति होती है इसमें कि परिवार का भी योगदान होता है कि कई बार परिवार वाले भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये सब्जेक्ट में कुछ नहीं रखा, आप मत लो। रूढ़िवादी व्यवस्था समाज की, उसकी वजह से भी हम कई बार अपने इच्छा से चॉइस से सब्जेक्ट नहीं ले पाते। परंपरागत नीतियां हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक इसके लिए काम करते हैं जहां पर हम विषयों के चयन में दिक्कत पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लर्नर्स चॉइस ऑफ स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट्स। तो यही बात करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो विद्यार्थियों के विषय शाखाओं एवं विषय के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट्स करते हैं हमारे लर्नर को जब वो सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं, जैसे लर्नर एंड स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स। पहला जो है वो लर्नर एंड स्कूल रिलेटेड फैक्टर, यानी कि लर्नर जो अधिगम करता है उससे रिलेटेड कुछ कारण हो सकते हैं और स्कूल से रिलेटेड भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो लर्नर रिलेटेड जो कारण है, लर्नर रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसमें आता है सबसे पहले रुचि और अभिवृत्ति। कि बच्चे की हो सकता है कि उसके नंबर इस बार कम आ गए हों लेकिन उसकी रुचि है उस सब्जेक्ट में और उसकी एटीट्यूड में भी है कि वो उस सब्जेक्ट को ले। लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम परीक्षा के अंक और ग्रेड पे काम करता है तो उसको सब्जेक्ट मिलता ही नहीं है क्योंकि आपके नंबर कम आए। तो हो सकता है कि कोई समस्या आ गई हो या उस समय वो इतना सिंसियर नहीं हो और हो सकता है कि वो अच्छे नंबर ले आया हो लेकिन वो आगे उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो कई बार चीटिंग करके या कोई और रीजन से या एक बार बहुत अच्छी तैयारी करके हम नंबर तो ले आते हैं लेकिन उससे उसके कारण सब्जेक्ट उसको मिल तो जाता है लेकिन वो आगे उसको नहीं चला पाता। और या फिर इस बार वो नंबर कम लेकर आया है तो उसकी वजह से उसको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है जबकि उसको उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। तो रुचि और अभिवृत्ति जो है वो उसके आधार पर ही एक सब्जेक्ट उसको मिलना चाहिए। जो विद्यालय संबंधी कारक है इसके वो भी बहुत सारे हैं और लर्नर से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। तो अब है विद्यालय संबंधी कारक। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, तो स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि आसपास के जो स्कूल्स होते हैं वहां पे हो सकता है वो विषय की शाखा उपलब्ध नहीं हो, आसपास जो स्कूल्स हैं उधर वो सब्जेक्ट नहीं उपलब्ध हो पा रहा हो।
और या फिर विषय की उपलब्धता नहीं हो कि पास में उस शाखा नहीं है, विषय की शाखा नहीं है, या वो जो मेन उस शाखा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट लेना चाह रहा है वो सब्जेक्ट उसको वहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहा, या फिर कई बार ये होता है कि विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही नहीं होते, तो एक स्टूडेंट कम लिमिटेड स्टूडेंट्स होने की वजह से वो सब्जेक्ट को कोई लेता ही नहीं है कि वो अकेले थोड़ी ना पढ़ेगा। तो हो सकता है कि विद्यार्थी की उपलब्धता ना हो, संसाधनों की उपलब्धता की, कई बार क्या होता है रिसोर्सेज ही इतने नहीं मिल पाते हैं। जब कभी हम जैसे साइंस सब्जेक्ट है मान लो, तो उसके लिए प्रैक्टिकल करवाने होते हैं, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो वो रिसोर्सेज ही नहीं मिले, तो इसकी वजह से भी बच्चा सब्जेक्ट नहीं ले पाता कि हाँ यहाँ तो लैब भी नहीं है, और जो मुझे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सब मुझे प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चा इस वजह से वो सब्जेक्ट नहीं लेता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। और नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड फैक्टर्स। डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं सब्जेक्ट की, जैसे विज्ञान की है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये तो बहुत सारी इनकी शाखाएं हर सब्जेक्ट की। तो वो शाखाएं उन उन उसके आधार पर वो सब्जेक्ट्स को ले नहीं पाता, वो सब्जेक्ट उसके एक जो जोड़ बन के एक सब्जेक्ट बनना चाहिए वो सब्जेक्ट उसका बन नहीं पाता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनमें बहुत अच्छे से बताया गया है, आपके टेबुलर फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उस चीज को। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर, कि कई बार क्या होता है कि मेनली जो लर्नर होता है वो किसी भी सब्जेक्ट को जब लेता है, जब उसको लगता है कि हाँ उसको इस चीज के कारण जॉब मिल जाएगी, वो एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी उसको, और जब उसे पता चलता है कि नहीं इस सब्जेक्ट में तो उसका करियर ही नहीं बन सकता, तो उसका इंटरेस्ट होने के बाद भी वो सब्जेक्ट नहीं लेता। और आज हमारे यहाँ पर आप देखोगे मोस्टली तो साइंस में, मैथ्स में और इन सब्जेक्ट्स की ही को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और अदर सब्जेक्ट मानविकी वाले सब्जेक्ट हैं और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और उनमें नौकरी जो होते हैं रोजगार मिलने के भी अवसर कम मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। और कई बार बच्चे का इंटरेस्ट होता है दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन इतना नेगेटिव वो उसके बारे में सुन लेता है कि भाई नहीं इसको तो एम्प्लॉय नहीं मिले, ये एम्प्लॉय इसको रोजगार नहीं मिल पाएगा, उसका करियर नहीं बन पाएगा, तो उसकी वजह से भी फिर वो सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं कि फैमिली में भी कई बार बच्चे ऐसे फेस करते हैं अपने परिवार में कि उनकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। जैसे कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये सब्जेक्ट लूँ, लेकिन क्या करें उसको फैमिली सपोर्ट ही नहीं करती, तो फैमिली के कारण भी ऐसा हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी हैं इसमें, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होते हैं कि हमारे समाज में जैसे बोला जाता है कि कुछ सब्जेक्ट लड़कों के लिए हैं और कुछ सब्जेक्ट लड़कियों के लिए हैं, तो उससे भी एक ये दिक्कत तो आती है कि वहाँ पर ये बात बहुत चलती है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो कम्प्लीटली उन बच्चों के लिए ही है, तो इस कारण से भी ये बात होती है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो लड़कियां ही लेंगी और ये सब्जेक्ट लड़के ही लेंगे, तो वो डिफाइन करना भी वहाँ गलत हो जाता है। तो इस तरह से आपका ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 के मैंने 3 जो यूनिट है, इसमें तीनों यूनिट से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ी नॉलेज दे दी है। 1 घंटा तो काफ़ी कम पड़ता है, लेकिन बहुत स्पीड से धीरे-धीरे थोड़ा बहुत जो हम बता सकते हैं वही बता पाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन हाँ यूनिट वाइज थोड़े-थोड़े मैंने एक-एक चीज़ के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आपने वेलकम सर। बहुत आसान तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को इस पेपर के बारे में बताया, और पीपीटी के माध्यम से आपने किस तरीके से एक एक पॉइंट्स को, एक एक यूनिट को आपने डिस्क्राइब किया। और सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के लिए आपने हिंदी में किस तरीके से हिंदी में जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो टर्म्स हैं उनको आपने बहुत आसान तरीके से उनका सरलीकरण किया और हमारे स्टूडेंट्स को बताया। ये बहुत अच्छी बात है, और ये धन्यवाद सर। बहुत अच्छा कंपलसरी पेपर है स्टूडेंट्स के लिए, और सभी स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक असाइनमेंट भी हो सकता है, जैसा कि मैम बार बार पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी, विद्यार्थी आधारित शिक्षण प्रक्रिया, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। तो ये क्या है?
और उसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है, यानी कि आप सब लोगों का क्या रोल हो सकता है जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप इसके बारे में लिखिए कि लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी क्या है और उसमें आपका क्या रोल है, क्योंकि टीचर का क्या रोल है, और क्यों आज के समय में जो डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज हैं, आप 1968 से लेके और अब 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी इस बात को इंडिकेट करती है कि एजुकेशन जो है वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थी आधारित शिक्षण प्रक्रिया। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सीमा शर्मा मैम, आपने बहुत थैंक यू नाइसली सर। हमारे बच्चों को इस पेपर के बारे में बताया और स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली लाभान्वित रहे होंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं आपको आज BES 1 to 5 का ब्लॉक नंबर 2 पढ़ा रही हूँ।